friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, this is lecture number 38 in the Ancient History segment and we are into part 9 of the Vedic period. In the last video, we started the polity part of the Vedic period और अब हमने पॉलिटी पार्ट शुरू किया था, पॉलिटी वाला पोर्शन शुरू किया था वैदिक पीरियड का और हमने उसमें ऋग वैदिक पॉलिटी को शुरू किया था और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये पार्ट 2 होगा पॉलिटी का। तो हमने जब पिछली बार पढ़ाया था पिछले क्लास में, तो देखिए हमने वैदिक पीरियड के पॉलिटी की बात की थी। हाँ, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक जीवन, जो भी कह लिया। तो इस पॉलिटी में हमने बताया था कि पहले हम देख रहे थे क्या, हम इस पॉलिटी में ऐसे करते थे। हमने जो था कि इस पॉलिटी में हमने ऋग वैदिक पॉलिटी की शुरुआत की थी और हमने बताया था कि पहले हम ऋग वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे। हाँ, और नेक्स्ट जब पढ़ेंगे, इसमें तो अलग से पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड को, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम ऋग वैदिक पीरियड के की पॉलिटी के जो जो पॉइंट्स होंगे एक तरफ उसको रखेंगे और दूसरी तरफ हम रखेंगे। जैसे कि हमने कहा कि इधर हम रखेंगे ऋग वैदिक पॉलिटी को, इधर रखेंगे लेटर वैदिक पॉलिटी को, उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था को। तो उससे हम कंपेयर करते चलेंगे, लेकिन तब तक हम नहीं कर सकते जब तक इसको हम जान नहीं लेते। इस वजह से लेटर वैदिक पीरियड जब भी पढ़ेंगे कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसको जान लेना जरूरी था, मैंने बताया था। और ऋग वैदिक पॉलिटी की जब मैंने बात की थी तो मैंने कुछ सेगमेंट्स में इसे बांट दिया था। ठीक है, कुछ सेगमेंट्स में बांट दिया था। तो यहां तो देखिए वैदिक, अगर वैदिक पीरियड की बात करें तो 1500 टू 600 बीसी की बात करेंगे, लेकिन अगर हम केवल ऋग वैदिक पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो अभी तत्काल हम बात करेंगे 1500 टू 1000 बीसी की। हाँ, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की बात करेंगे, इसके पॉलिटी की बात करेंगे। और फिर जब हम 1000 टू 600 बीसी की बात करेंगे तो हम लेटर वैदिक पीरियड में चले जाएंगे। लेकिन वहां पर मैंने कहा था कि मैं अलग से बात नहीं करूंगा, आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम इसको पहले जान लेंगे और फिर इसकी राजनीतिक व्यवस्था को जानने के बाद हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, सो दैट यू कैन नोटिस द चेंजेस। ओके, सो हमने कुछ पोर्शन बांटे थे जब हम पढ़ रहे थे। तो हमने ऋग वैदिक पॉलिटी को की पॉलिटिकल यूनिट्स की बात की थी, पॉलिटिकल यूनिट्स, राजनीतिक इकाइयों की बात की थी पिछले वीडियो में। वहां पे हमने ये पूरा वीडियो किया था और इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा ट्राइबल चीफ पे। ठीक है, ट्राइबल चीफ यानी कि जो राजा है ऋग वैदिक काल का, एक्चुअल राजा नहीं है, वो एक तरह का ट्राइबल चीफ है, मैंने बताया था। अभी मैं पूरा डिस्कस करूंगा, इस पे हमारा फोकस रहेगा, जिसमें जो राजा होगा जिसे जनक से गोपा कहा गया, अभी हम सारा डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ उसका काम क्या था, हाँ, मेन उसका वर्क क्या था, हाँ, उसके बाद उसके साथ कौन कौन से ऑफिशियल्स एसोसिएटेड थे, ठीक है, उनका काम क्या था। ठीक है, इसके समय जो टैक्स सिस्टम था वो कैसा था। ठीक है, और ट्राइबल चीफ जो है अगर आर्य है तो क्या उसकी अनार्यों से लड़ाई होती है कि नहीं होती है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो वो सारा, अगर राजा आर्य है तो अनार्यों से भी लड़ाई होगी, आर्यों से भी लड़ाई होगी। तो वो सब चीजें वॉर को हम लोग देखेंगे, सारा चीज इस ट्राइबल चीफ वाले मैटर में हम सारा, इस पॉइंट में हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा होगा इंस्टीट्यूशंस, जो कि हम कुछ संस्थाएं थी उस समय, जैसे कि सभा, समिति, हाँ, गण परिषद, विदत, ये सब उनके बारे में हम बात करेंगे अलग से। हालांकि थोड़ी बहुत चर्चा तो हो सकती है कि हाँ हुई, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल अलग सेगमेंट में बात करेंगे। तो पॉलिटिकल यूनिट्स की जब हमने बात की थी तो पिछले वीडियो में, तो हमने पॉलिटिकल यूनिट्स की बात क्या की थी, हमने बताया था कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट जन है या जना कहें, उससे छोटी है विश्व। ठीक है, उससे छोटी है ग्राम, और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है गृह कहें या कुला कहें, गृह या कुला,
इसकी बात हमने की थी और हमने बताया था कि गृह का जो हेड होगा या कुल का जो हेड होगा वो कुलक होगा, ग्राम का ग्रामीणी होगा, विश्व का विश्वपति होगा और जन का जो होगा वही ट्राइबल चीफ होगा, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट ये है। और मैंने बता भी दिया था कि ये जो है मान लीजिए कोई टेरिटरी है, हाँ कोई टेरिटरी है और इस टेरिटरी में देखिए कई जन रह रहे हैं, यानी कई कबीले रह रहे हैं। देखिए ये कई कबीले हो गए, यहाँ पे 9 कबीले हो गए अलग अलग। तो एक कबीला जन में जन कहा जाएगा, 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, 5 जन, 6 जन, 7, 8, 9 जन हो गया, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो अलग अलग जो जन हैं यही क्या कहे जाएंगे, यही कहे जाएंगे ट्राइबल ग्रुप कहे जाएंगे या कबीला कहे जाएंगे। ठीक है, तो इन कबीलों का जो एक मुखिया होगा या जो हेड होगा उसको ट्राइबल चीफ कहा जाएगा। तो एक कबीले का ट्राइबल चीफ, उसको कह लीजिए आप राजन भी कह लीजिए। एनसीईआरटी में रामाशरण शर्मा ने कहा है, राजन भी कहा है कि राजन भी कहा जाता था, जन से गोपा कहा जाता था। क्यों कहा जाता था मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए मैंने एक जन उठा लिया तो जन भी बट गया। अब ये जन बट गया, इसमें अलग अलग जन हो सकते हैं। जैसे जन को मैंने, आप ट्राइबल ग्रुप है तो मैंने बताया था, जैसे भरत हो गया, भरत कबीला हो गया, यदु हो गया, अणु हो गया, आर्य भी है, अनार्य हो गए। तो अनार्य में जैसे भलानस हो गया, पक्त हो गया, ठीक है, विषाणीन हो गया, अलग अलग नाम है। तो आर्य कबीला भी है, अनार्य कबीला भी है, यानी कि नॉन आर्यन कबीले भी हैं। तो वो ट्राइबल ग्रुप है सारे। ठीक है, तो अब ट्राइबल ग्रुप बट गए, किसमें बटेंगे? देखिए एक ट्राइबल ग्रुप उठा लिया मैंने, एक जन को उठा लिया तो ये जन जो है ये हो गया 4 विश्व में मैंने बांट दिया, 8 में भी बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कई विश्व हो सकते हैं। अब ये जो विश्व है देखिए 1 2 3 4 विश्व हो गया। हाँ, जन से छोटा इकाई, छोटी इकाई विश्व हो गई। अब विश्व के बाद आप ग्राम में, तो मान लीजिए कहते हैं कि भाई ये विश्व है एक, ठीक है, अब इस विश्व को आप बांट सकते हैं, इस विश्व में कई ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर ये जो ग्राम है सबसे छोटी इकाई, एक ग्राम मैंने उठा लिया। अब देखिए इसको मैंने बांट दिया, अब ये हो गया फैमिली यानी कुल या गृह, यानी कई परिवार मिलकर, मान लीजिए 4-5 परिवार हैं, हाँ, तो 4-5 परिवार में कुछ मेंबर हो जाएंगे, तो उन परिवारों को मिला दिया गया तो एक ग्राम बन गया। फिर कई ग्राम मिल गए, ठीक है, कई ग्राम मिले तो क्या बन गया? विश्व बन गया। और फिर कई विश्व मिल गए तो सबसे बड़ी यूनिट जन बन गई, यानी ये जन जो है एक जन हो गया, और इसी जन का जो चीफ होगा ये होगा ट्राइबल चीफ कहा जाएगा, जिसे राजन कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने बताया था, देखिए जल्दी से समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी इकाई अगर ऐसे रख ले, ये अगर हो गया जन, मान लीजिए ये जन हो गया सबसे बड़ी यूनिट, और जन के अंदर ये क्या पड़ेगा? विश्व पड़ेगा। हाँ, ये जन हो गया, फिर ये विश्व हो गया, फिर इसके अंदर है क्या? ग्राम है, और फिर इसके अंदर सबसे छोटी इकाई गृह या कुल। तो इस तरह से बात होती थी उस समय पॉलिटी की, पॉलिटिकल यूनिट्स इस तरह के थे। और मैंने बताया था कि ट्राइबल चीफ जो है, ठीक है, ये जो ट्राइबल चीफ है, मैं बता दूं आपको, आज तो हम इसी पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे जब फोकस करने वाले हैं तो देखिए ये जो ट्राइबल चीफ है इसी के कई नाम दिए गए। जैसे ये तो ट्राइबल चीफ है ही, हाँ, इसको क्योंकि ये कई जनों का, जन का हेड है, एक जन जो कबीला है, तो इसको कहा गया जनस्य गोपा, जनस्य गोपा। ठीक है, उसके बाद इसको राजन भी कहा जाता था, बट ही वॉज नॉट एन एक्चुअल किंग। ठीक है, तो राजन भी कहा गया। ठीक है, लेकिन राजन इसको एक्चुअल किंग क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास लैंड की बात नहीं होती है, ये कुछ लोगों का हेड है, कुछ ग्रुप है, हाँ, कुछ लोग हैं, लोगों का समूह है। एक कबीला क्या है? लोगों का समूह है, तो उसको उसका वो हेड है, तो इसलिए इसको जनस्य गोपा कहा गया। राजन एक नाम मात्र का राजन है, लैंड नहीं है इसके पास। ठीक है, हाँ, तो इसके अलावा क्या कहा गया? विषामपति भी कहा गया। क्यों? मैंने बताया था कि कई विश्व मिला के फिर एक जन बन रहा है, तो विश्व का भी तो हेड हो जाएगा, तो विषामपति भी इसको कहा गया, विषामपति भी कहा गया। उसके अलावा चूंकि यहां पे वार किसके लिए होता था, मैंने बताया था
कि वॉर जो होगा वो वॉर लैंड के लिए नहीं है। ये जो ट्राइबल चीफ है इसके पास लैंड नहीं है। राजा तो मान लीजिए ये राजा है, लेकिन राजा की जो सही व्यवस्था होती है, राजा के पास लैंड होता है, टेरिटरी होती है, हाँ, वो नहीं है इसके पास। कुछ लोगों का ये मुखिया है, हाँ, और मुख्यतः जो लड़ाई होती है वो होती है यहां पर पशुधन की रक्षा के लिए, पशुधन का प्रोटेक्शन और लोगों का प्रोटेक्शन, हाँ, इसका काम है इस ट्राइबल चीफ का, ना कि इसको लैंड जीतना है। नहीं, एक ग्रुप है तो वहां पे जितने भी पशु हैं, जितने भी कैटल हैं, उसकी रक्षा करनी है। और वहां ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, यानी ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप और दैट पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप। एक ट्राइबल ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी ये लेता है, ठीक है। लैंड के लिए लड़ाई नहीं होती कि जाके हमको लैंड एक्वायर करना है, जमीन पे कब्जा करना है। ये होगा कब? देखिए ये अंतर होगा, ये होगा उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में। तो यहां मुख्यतः जो है गाय का बहुत इंपॉर्टेंस था, और गाय के लिए ही, पशुधन में गाय का बहुत इंपॉर्टेंस था, उसकी रक्षा के लिए लड़ाई होती थी। तो इसको गोपति भी कहा गया, ठीक है ना, गोपति। तो ट्राइबल चीफ के इतने सब नाम हैं, और अब हम इसी पे आगे बढ़ेंगे, इसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसे मैं मिटाता हूं और फिर पॉलिटिकल यूनिट्स के बाद हम अभी चर्चा करेंगे ट्राइबल चीफ की, यानी कि जनस्य गोपा की, या राजन की, या विषामपति की, या गोपति की। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने ऋग वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक पीरियड, और ये पीरियड है 1500 टू 1000 बीसी का। इसमें हमने पहली चीज तो देख ली, पॉलिटिकल यूनिट समझ ली हमने, पॉलिटिकल यूनिट्स यानी राजनीतिक इकाई की बात हमने कर ली। और अब हम बात करने जा रहे हैं जो किंग है, राजा है, ठीक है, यानी ट्राइबल चीफ है। अभी हमने बताया है ट्राइबल चीफ की हम बात करेंगे, ठीक है। ट्राइबल चीफ, तो ट्राइबल चीफ जो है, ये ट्राइबल चीफ को हम क्या क्या चीजें कह रहे हैं, मैंने अभी बताया। हम कह रहे हैं राजन, बट ही इज नॉट एन एक्चुअल किंग, एक्चुअल राजा। क्यों? क्योंकि इसके पास अब लैंड है नहीं। क्या है ये है एक कबीले का हेड, कबीले का मुखिया, ठीक है। तो जब ये कबीले का मुखिया है और कुछ लोगों का हेड है, ये कुछ लोगों की इसने अब जिम्मेदारी अपने सर पर ली हुई है कि भाई आप लोगों की मैं रक्षा करूंगा जरूरत पड़ने पर, ठीक है। तो ये इसने ली हुई है जिम्मेदारी, तो इसको कहा गया जनस्य गोपा, मैंने अभी बताया, जनस्य गोपा। ठीक है, और इसको और क्या कहा गया? इसको कहा गया राजन जनस्य गोपा, विषामपति, विषामपति, क्योंकि कई विष हैं, कई विष से मिलकर ये बना क्या, जन बना। अभी मैंने बताया कि कई विष, कई परिवार को मिला के ग्राम बनेगा। सबसे छोटी यूनिट है कुलक या कुल, गृह या फैमिली, वो कई फैमिली मिला दिया है तो ग्राम बन गया। कई ग्राम को मिला दिया गया तो क्या बन गया? बन गया विष, और कई विष को मिलाकर बना जन। तो ट्राइबल चीफ जो है ये जन का हेड है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं, ट्राइबल चीफ जो है ये हेड ऑफ द पीपल, इसको मैं लिख देता हूं, हेड ऑफ द पीपल, हेड ऑफ द a group of head of the group of a head of the group of people, sorry, head of the group of people, ठीक है। तो ये हेड होगा, मुखिया होगा, कौन? ट्राइबल चीफ। इसी का नाम राजन है, इसी का नाम जनस्य गोपा है, इसी का नाम विषामपति भी है। कई विष का
विष का भी तो हेड हो जाएगा, क्योंकि विष का हेड तो विषपति है, लेकिन विषपति के ऊपर कौन है? यही तो है, ट्राइबल चीफ है, राजन है, जन से गोपा है। और चूंकि यहां पे गायों का बहुत महत्व है, जो भी लड़ाई होती है गायों को लेकर होती है, पशुओं को लेकर होती है, पशुओं में गायों का बहुत इंपॉर्टेंट है, काऊ का, तो इसलिए इसे गोपति भी कहा गया। ठीक है, गोपति भी कहा गया। आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, जब आगे बढ़ेंगे हम लेटर वैदिक पीरियड में, तो यहां चूंकि लैंड से मतलब नहीं है, टेरिटरी से मतलब नहीं है, सिर्फ गाय की रक्षा करनी है, लोगों की रक्षा करनी है, तो गोपति कहा गया इसको। आगे चल के लैंड की बात आ गई। अब ये जन जो है आगे चल के जो लेटर वैदिक पीरियड में जन और जन में लड़ाई, जन और जन यानी एक कबीले दूसरे कबीले पर अटैक करेंगे, किस लिए? लैंड को एक्वायर करने के लिए। और जब लैंड एक्वायर हो जाएगा तो वहां का ये जो ट्राइबल चीफ ऑफ ट्राइबल चीफ नहीं रहेगा, उसको कहा जाएगा भूपति, क्योंकि भूमि आ गया उसके पास, लैंड आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये कई नाम हो गए जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये हेड ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, अब यहां पर जो है ये जो है राजा जो है, ठीक है, इसका काम क्या है? देखिए, अब ये जो हेड ऑफ द पीपल है, अब इसका काम क्या होगा? ठीक है, ये जो आप ऐसे रख लीजिए यहां पे, इसका वर्क क्या है भाई? इसका वर्क अगर देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट पीपल, लोगों की रक्षा करना, इसके कबीले में जो लोग हैं उसकी रक्षा करना। ठीक है, और फिर प्रोटेक्शन ऑफ काउज या कैटल कह लीजिए, कैटल, कैटल्स, कैटल मतलब मवेशी, लेकिन इसमें भी कैटल, और इसमें मेनली आप लिख लीजिए प्रमुख रूप से कैटल, प्रमुख रूप से आप यहां पे मैं कह देता हूं, ये आप कैटल, यहां पे पहले काउ लिखिए, काउस, क्योंकि पशुधन, काउस कैटल, ऐसे कर लीजिए। तो कैटल मवेशियों की रक्षा करना, या काउ, काउ तो बहुत है, महत्वपूर्ण है, अघन्य कहा गया है ऋग्वेद में, गाय को अघन्य कहा गया। देखिए गाय का कितना इंपॉर्टेंस था उस समय, इसी से आपको पता चलता है। गोपति कहा गया राजा को। हाँ, वॉर को कहा जाएगा गविष्ठी, ठीक है, गविष्ठी कहा जाएगा, गोपति कहा गया इसको, ठीक है ना। तो ये गाय का बहुत महत्व है। एंड वॉर किस लिए करेगा? ये ट्राइबल चीफ, ये वॉर जो होगा, वॉर फॉर द सेक ऑफ काउज, गाय का महत्व है। आपको जब देखेंगे कि किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी मर्डर हो जाए, मृत्यु का मतलब किसी का मर्डर कर दिया जाता है, तो जो सजा मिलती है, न्याय व्यवस्था कैसी है कि जो सजा मिलेगी तो कहा जाएगा कि मृतक के परिवार को 100 गाय देने पड़ेंगे। किसे? जो व्यक्ति जिम्मेदार है, हाँ, उसकी मृत्यु के लिए, उसके मर्डर के लिए, उसकी हत्या के लिए, वो मृतक के परिवार को 100 गाय दान करेगा, दान नहीं देगा, दान तो नहीं कह सकते उसे, वो उसे देगा। ठीक है, इसको वर्दे कहा गया, बदला जो चुकाया जाएगा 100 गाय देके, हाँ, उसके बदले में, मर्डर के बदले में 100 गाय दे दिया गया, तो इसको कहा गया वर्दे। और जिसको वर्दे कहा गया, और सतदे कहा गया, सतदे एक विशेषण है, यानी कि आप समझिए कि सतदे का मतलब कहा जाता है कि अगर आदमी के जान की कीमत 100 गाय के बराबर आंकी गई। सोचिए गाय का कितना महत्व था। ठीक है, तो गाय का बहुत ज्यादा महत्व था उस समय। 100 गाय के बराबर एक जान की कीमत आंकी गई।
ठीक है। और इससे भी पता चलता है कि ऋग्वैदिक पीरियड में लोग कामना करते थे कि उन्हें एक पुत्र, हाँ, और 100 गाय मिले। ऐसी कामना होती थी लोगों की, मन की इच्छा होती थी, वो प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक पुत्र हो और 100 गाय मिले। तो गाय का ही महत्व था। आप याद रखिए, ऋग्वैदिक पीरियड से गाय का महत्व सबसे ज्यादा था। ठीक है, तो इसका काम क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट पीपुल और प्रोटेक्शन ऑफ काउज और कैटल, ये था। ठीक है ना। अब देखिए, ट्राइबल चीफ के साथ कुछ ऑफिशियल्स हैं, जो ट्राइबल चीफ यानी राजन की या जनस्य गोपा की कह लीजिए, या विषामपति की कह लीजिए, या गोपति की कह लीजिए, जो ट्राइबल चीफ है इसकी सहायता करेगा कौन? इसको असिस्ट करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, इसको असिस्टेंस कौन देगा? तो असिस्टेंस देंगे कुछ ऑफिशियल्स। ठीक है, और ऑफिशियल्स भी कुछ, एक तो कुछ महत्वपूर्ण विभाग है, विभाग कहें हम, कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, और कुछ जो है, कुछ ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है इनकी तरह, लेकिन उनका भी अपनी अपनी जगह पे कुछ खास महत्व है। देखिए, तो पहले तो हम कुछ मेन ऑफिशियल्स की बात करते हैं। मेन ऑफिशियल्स, ठीक है, मेन ऑफिशियल्स। तो मेन जो है उसमें आपको आ जाएंगे, एक तो आएगा प्रीस्ट, पुरोहित। ठीक है, उसके बाद आएगा कौन? उसके बाद आ जाएगा पुरोहित, हो गया, और पुरोहित के बाद आ जाएगा सेनानी। लिखते चलिए, बिल्कुल, सेनानी। उसके बाद आ जाएगा ग्रामीणी, सब पे बता देंगे इसका काम क्या था। ग्रामीणी, या पहले हम विशपति, बहुत जगह विशपति लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन विशपति भी था। विशपति यानी विश का हेड। ग्रामीणी, ठीक है। उसके बाद दूत, और फिर दूत, और दूत के बाद रथकार, ठीक है। तो अब देखिए काम क्या होगा सबका, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये मैं इधर से मिटा देता हूं ताकि ये आप तो समझ ही गए होंगे इसे, ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। ठीक है, देखिए अब ये जो है पृष्ठ, तो पृष्ठ के भी कई काम हो जाएंगे। जैसे पृष्ठ क्या करेगा? ये तो एक तो एडवाइजर है, ठीक है, एडवाइजर है, सलाहकार है, परामर्शदाता है, राजा को सलाह देगा। ठीक है, ये एडवाइजर भी है। उसके अलावा ये गाइड भी है, यानी मार्गदर्शक भी है। उसके अलावा ये फ्रेंड भी है राजा का, फ्रेंड भी है। और उसके अलावा ये जुडिशियरी के मैटर में भी ये राजा का हेल्प करेगा। ठीक है, जुडिशियरी में भी यानी न्याय व्यवस्था में भी, हाँ, राजा को एडवाइस करेगा। तो ये काम इसका हो गया पृष्ठ का। तो अलग अलग मैं लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं ना। देखिए, जो एडवाइजर है, ये गाइड है, ये फ्रेंड है, ठीक है, और ये जुडिशियरी में भी, या जस्टिस लिख लीजिए, हेल्प करेगा। जुडिशियरी ही लिखिए, जुडिशियरी मैटर में भी ये हेल्प करेगा राजा को। उसके अलावा देखिए, सेनानी तो वैसे सेनापति है,
आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक पीरियड में पृष्ठ यानी पुरोहित का ही इंपॉर्टेंस है। सबसे मेन ऑफिशियल्स यही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये भी मेन है, मेन में तो ये सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो पावरफुल है वो पृष्ठ है यानी पुरोहित है। उसके अलावा सेनानी, ठीक है। तो सेनानी तो सेनापति है, ठीक है। बट देखिए अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि सेनानी है, यहां पर कहा जा रहा है, लेकिन यहां लड़ाई मैंने बार बार कहा लैंड के लिए तो हो नहीं रही, ठीक है। लैंड के लिए अगर नहीं हो रही है तो जब लैंड ही नहीं है तो टैक्स का सिस्टम भी नहीं है, कोई रेगुलर टैक्सेशन वाला सिस्टम नहीं है यहां पर। हाँ, कर व्यवस्था नहीं है, नियमित कर व्यवस्था। स्वेच्छा से लोग दे देते हैं बलि, बाद में उसे हम देखेंगे लास्ट में। स्वेच्छा से जिसको मन किया दे दिया, नहीं मन किया, एक उपहार कहा जाएगा, उसको टैक्स नहीं कहा जाता था, एक तरह का उपहार है। स्वेच्छा से कुछ पैसा दे दिया, क्यों दे दिया बताऊंगा, पैसा दे दिया, कुछ और दे दिया, पशुधन दे दिया, जो भी दे दिया, तो नियमित नहीं है। क्योंकि अगर नियमित नहीं है, टैक्स व्यवस्था नहीं है, तो नियमित आर्मी तो होगी नहीं, रेगुलर आर्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यानी स्टैंडिंग आर्मी या रेगुलर आर्मी, स्थायी सेना, क्योंकि अस्थायी सेना तो तभी आप रख सकते हैं जब टैक्सेशन का सिस्टम है। सैलरी कहां से देंगे, ठीक है ना, सैलरी तो देना है, तो सैलरी कहां से दिया जाएगा सेना को। अगर रेगुलर आर्मी रखेंगे तो टैक्स आएगा तभी तो सैलरी देंगे, तो उस तरह की बात तो थी नहीं। हाँ, लेकिन जो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए या पशुधन की रक्षा के लिए कुछ लड़ाई होती थी, तो उस लड़ाई में कहते हैं कि भाई कोई नियमित सेना नहीं है, तो आर्मी वॉज क्रिएटेड, हाँ, जब भी जरूरत होती थी, ठीक है। Whenever needed, army was temporary army was created, ठीक है। अस्थायी सेना बना दिया गया, तो अस्थायी सेना जो बनेगा, हाँ, अब यहां पर लिखते हैं कि भाई टेम्पररी आर्मी की व्यवस्था थी, आर्मी अस्थायी सेना, ठीक है। तो अस्थायी सेना को हेड करेगा, और अस्थायी सेना जो है उसमें कुछ लोग आएंगे, देखे जैसे कौन आएगा भाई अस्थायी सेना में, यहां मैं लिख रहा हूं कैसे अस्थायी, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप में कुछ लड़ने वाले योद्धा होंगे, नवयुवक होंगे, यंगस्टर्स होंगे, उनको बुला के इकट्ठा कर लिया गया, ठीक है। तो वैसे ग्रुप जो थे उनको कहा गया व्रता, व्रता कहा गया, उनको कहा गया गना, गण, उनको कहा गया श्रद्धा, और उनको कहा गया ग्रामी। यहां पर जो है ये कुछ ग्रुप हैं, ठीक है। इन्हीं में से जो स्टैंडिंग आर्मी बनेगी, यही लोग, इन्हीं में से आएंगे लोग, कुछ यंगस्टर्स, ये आर्मी बनेगी इनसे, ठीक है। और ये जो आर्मी बनेगी उसको कहा जाता था क्या, देखिए, इससे जो आर्मी बनेगी जरूरत पड़ने पर, तो इसको कहा जाएगा, इस आर्मी को, इस आर्मी को कहा जाएगा मिलिशिया, मिलिशिया, ठीक है ना। ये ग्रुप है लोगों का, यही लड़ेंगे, ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर। whenever needed an army was created and this was temporary army। स्थायी सेना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टैंडिंग आर्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रेगुलर आर्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन का की व्यवस्था नहीं है। याद रखना है, टैक्सेशन नियमित होगा लेटर वैदिक पीरियड में, हम बात करेंगे उस समय, ठीक है। उसके अलावा देखिए, विषपति जानते ही है, मैंने बता दिया, क्योंकि विष का हेड होगा, ग्रामीणी जो है ग्राम का हेड होगा, ठीक है। दूत क्या करेगा, देखिए, दूत जो है ये क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेशन करेगा, दूत जो है कोऑर्डिनेशन करेगा। हाँ, एक पॉलिटिकल यूनिट से दूसरे पॉलिटिकल यूनिट्स को कोई इंफॉर्मेशन देना होगा, वो करेगा, ठीक है ना। वैसे कई जगह पे आपको मिलेगा कि दूत कई जगह पे सारथी का काम भी करता था,
ठीक है। लेकिन रथकारा यहां पर है, इसको भी कहा गया कि ये तो सारथी यानी कि चैरियट ड्राइविंग, ठीक है। रथकार जो है ये क्या करेगा, ये क्या कौन है, ये चैरियट मेकर है। तो ये भी हेल्प करता था। हाँ, जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि ये सारथी भी बन जाए। और इसको कहा गया, दूत को क्या कहा गया, दूत जो है ये कोऑर्डिनेशन करता था डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच में, यानी कि कोई ना कोई वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा दूत, ठीक है। हालांकि बहुत जगह पर दूत को, बहुत किताबों में आप देखेंगे तो कहीं मिल जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, इसको ये भी कहा जाता था कि ये चैरियट ड्राइविंग का काम भी करता था, यानी कि रथ चलाने का काम, राजा का सारथी भी बनता था जरूरत पड़ने पर। तो ये कुछ मेन ऑफिशियल्स थे, ठीक है। उसके अलावा कुछ और ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, कुछ और ऑफिशियल्स हैं। और ये ऑफिशियल्स कौन कौन से हैं भाई, तो कुछ और ऑफिसर पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है। आप देखेंगे तो पूरब है, देखिए ये अदर, इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ये लेस इंपॉर्टेंट लोग हैं। इनके कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट तो हर व्यक्ति का होता है अपने आप में, क्योंकि उसका काम तो वही करेगा, ठीक है ना। एक मजदूर भी है तो उसका इंपॉर्टेंस होगा, बट इनके कंपैरेटिवली ये ऑफिशियल जो है थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अदर ऑफिशियल्स जो होंगे उनके बारे में अगर हम कहें तो देखिए, तो वो जो है एक तो पूरब, ठीक है। पूरब क्या करेगा, ये दुर्गपाल है, ठीक है ना। पूरब ये करेगा प्रोटेक्शन, या वो हम कह सकते हैं फोर्ट कीपर भी कह सकते हैं, हाँ। और हेड ऑफ द, आप दुर्ग कैसे, फोर्ट का हेड ऑफ फोर्ट। फोर्ट को सिटाडल, या फोर्ट तो बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया किला, लेकिन दुर्ग का वो सिटाडल बोलते हैं। एक हमने परकोटे से या डिफेंस कॉर्डन बना दिया, तो वो भी आप कहीं वैसा भी दे दे तो आप उसको, मैंने वैसे फोर्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि इससे समझ में ज्यादा आएगा। दुर्गपाल मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, दुर्गपाल, दुर्गपाल, ठीक है। उसके अलावा पूरब के बाद है आपको स्पर्श, ये आप इसे स्पाई कह लें, गुप्तचर कह लें, ठीक है ना। गुप्तचर कह ले, स्पाई कह ले, या दूसरा शब्द भी कह सकते हैं, डिटेक्टिव भी कह सकते हैं, लेकिन डिटेक्टिव उस मायने में नहीं आएगा, स्पाई कह सकते हैं, ठीक है। स्पर्श, स्पर्श के बाद ये आपको व्राजपति, व्राजपति। देखिए मैंने बताया था कि पशुधन का यानी कि कैटल का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो कैटल के लिए चारागाह तो होगा, हाँ। तो चारागाह का पास्चर का जो हेड होगा, हेड ऑफ पास्चर, देखिए हेड ऑफ, ये पास्चर चारागाह का हेड है व्राजपति, ठीक है। उसके अलावा आपको उग्र, उग्र पुलिस, ठीक है, उस समय की पुलिस व्यवस्था। उभय या उपास्थि, उभय कहें, उपास्थि कहें, ये कौन है भाई, तो ये है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत सेवक, इंडिविजुअल। ये क्या है, इंडिविजुअल सर्विस के लिए है, इंडिविजुअल सर्विस टू राजन, राजन कहें, ट्राइबल चीफ कहें, जो भी कहें,
ठीक है ना। तो देखिए हमने यहां देख लिया कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो 1500 से 1000 बीसी के बीच में है। पॉलिटिकल यूनिट्स हमने समझ लिया था। कोई पूछे कि ट्राइबल चीफ को क्या कहते थे भाई, तो यही ट्राइबल चीफ राजन भी है, यही ट्राइबल चीफ, इसी को जनस्य गोपा भी कहते हैं क्योंकि ये कई लोगों का हेड है, एक ट्राइबल ग्रुप का हेड है। विषामपति इसलिए कई विषयों पर भी इसका कंट्रोल है। हाँ वैसे तो विषपति जो है वो हेड होगा विष का, लेकिन चूंकि कई विष मिलाकर बनेगा क्या, जन या वो ट्राइबल ग्रुप बनेगा, तो वो जन का जो बनेगा तो उसका भी हेड तो चूंकि ट्राइबल चीफ ही है यानी राजन ही है, जनस्य गोपाई है, तो उसको विषामपति भी कहा गया। और चूंकि गाय का इंपॉर्टेंस था तो गोपति भी कहा गया। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है कौन है भाई, हेड ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपुल। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसी लैंड का हेड नहीं है, लैंड का इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि जन आधारित व्यवस्था है। हाँ ठीक है ना, पॉलिटिकल सिस्टम वॉज नॉट बेस्ड ऑन टेरिटरी। ठीक है ना, ये भूमि आधारित व्यवस्था नहीं थी, ये जो व्यवस्था थी ये कैसी थी, जन आधारित थी, इसलिए जनों का हेड था। वैसे भी आप देखिए कि एनिमल्स पे, यहां पे पहला प्रमुख पेशा एनिमल हो गया, एग्रीकल्चर नहीं है, वो जाके होगा लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है ना, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, व्यापक पैमाने पर नहीं होगा लेकिन काफी कुछ होगा। सबसे ज्यादा होगा 600 बीसी में आगे और भी आगे। तो ये जो है वैसे ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स या एनिमल रियरिंग पे ज्यादा ध्यान है, पशुचारण या पशुपालन पे ज्यादा ध्यान है। अब इसका वर्क क्या है हमने देख लिया। वर्क में हमने देखा था पहले वर्क क्या था भाई, तो पशुधन की रक्षा करना और अपने उसके कबीले में जो भी लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, गायों की रक्षा करना, तो वर्क हमने पहले देखा था, यहां मैंने मिटा दिया है। इसके बाद इसको जो असिस्टेंस देंगे, हाँ यानी हेल्प करेंगे, उसमें कुछ ऑफिशियल्स होंगे, कुछ मुख्य ऑफिशियल्स हैं जिनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है और कुछ लेस इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है। हालांकि इनका भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, तो इस वजह से अपने आप में एक इंपॉर्टेंस होता है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई चारागाह का प्रमुख है तो वही देख सकता है। ठीक है ना, तो पुलिस व्यवस्था है तो जो पुलिस व्यवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वही देख सकते हैं, ये नहीं है नहीं देख पाएंगे, यानी कि इनका भी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है। लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी में ये मेन ऑफिशियल्स हैं, प्रीस्ट हो गया और प्रीस्ट काम करेगा परामर्शदाता का, एडवाइजर का, मार्गदर्शक का, गाइड का, वो मित्र भी होगा राजा का, वो न्याय व्यवस्था में भी राजा की मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद विषपति है, तो विषपति तो विष का हेड है जो कि हेल्प करेगा, कोई भी मैटर में कर सकता है। ग्रामीणी जो है वो ग्राम का हेड है, पहले भी मैं बता चुका हूं, वो भी मेन ऑफिशियल्स में जो ग्रामीणी है वो भी होगा। उसके अलावा दूत होगा, तो दूत क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स को, यहां लिखा नहीं है मैंने जगह की कमी की वजह से, तो डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच कोऑर्डिनेशन करेगा और जो इंफॉर्मेशन पहुंचाना होगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, उसका काम ये दूत करेगा। और रथकार जो है ये चैरियट मेकर है। ठीक है, कई जगह आपको दूत के बारे में मिलेगा कि ये सारथी का काम भी कर देता था जरूरत पड़ने पर राजा के लिए। हाँ, तो रथकार जो है ये चैरियट मेकर है, ये रथ बनाएगा। ठीक है, तो ये मेन ऑफिशियल्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं। उसके अलावा कुछ अदर ऑफिशियल्स हैं, हाँ, जो इनके कंपैरेटिवली इनका महत्व थोड़ा कम है, महत्व कम नहीं है, अपने आप में है, लेकिन ये चूंकि राजा के ज्यादा नजदीक है। हाँ, ये जो है पूरब कौन होगा जी, हेड ऑफ द फोर्ट या दुर्गपाल इसको कहेंगे, दुर्ग की रक्षा करेगा। स्पर्श जो होगा गुप्तचर होगा या स्पाई कह ले। ठीक है, व्राजपति चारागाह, सोचिए ये जो है चारागाह का इंपॉर्टेंस है, पशुधन की बात है तो इसका भी इंपॉर्टेंस तो कम नहीं होगा क्योंकि पशुधन तो बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय, और पशुधन बेस्ड यहाँ पे सब कुछ है, पशुओं पे आधारित है, जनों पे आधारित है, पशुओं का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो पशुओं के लिए चारागाह जो होगा उसका भी इंपॉर्टेंस होगा और इसका जो हेड होगा तो उसका इंपॉर्टेंस तो होगा, ये तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद उग्र, ये पुलिस व्यवस्था की बात को देखेगा उग्र, और
उभय या उपास्थि, तो उभय या उपास्थि जो है ये व्यक्तिगत सेवक हैं राजा के, ठीक है। उग्र या उपास्थि ये व्यक्तिगत सेवक हैं। तो ये पूरी जो है व्यवस्था है राजा के बारे में कि राजा को कौन कौन हेल्प करेगा, हाँ, और क्या क्या उसका वर्क होगा, ठीक है। उसका नाम जो है राजा का ऐसे क्यों पड़ा, जनस्य गोपा या विशांपति या गोपति, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। और एक बात और है, देखिए समझिए कि जो ये व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था है इसको मैं बताऊं, यहां पे मैं मिटा रहा हूं, ये तो आपने देख ही लिया। तो ये जो देखिए ये जो व्यवस्था होगा ना यहाँ पे, जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, अगर आप देख लीजिए यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं। तो पॉलिटिकल व्यवस्था जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, तो उसमें देखिए एक तो है, कहा गया कि मोनार्की भी है, मेनली तो मोनार्की है, ठीक है, यानी राजतंत्र है। और राजतंत्र में कैसा राजतंत्र है, वंशानुगत राजतंत्र है। ये राजतंत्र हेरिडिटरी है, यानी कि इसको हम डायनेस्टिकल नहीं लिख रहे हैं वंश के हिसाब से, क्योंकि डायनेस्टी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो मैंने कहा कि वंशानुगत राजतंत्र है। कैसे वंशानुगत राजतंत्र है, वंशानुगत राजतंत्र हम ऐसे लिख देते हैं, वंशानुगत राजतंत्र। एक तो व्यवस्था ये वंशानुगत राजतंत्र। क्यों ऐसा कहा गया, मोनार्की है, लेकिन ये कैसी मोनार्की है, हेरिडिटरी बेस्ड, हेरिडिटरी है ये, ठीक है ना, ये बेस्ड ऑन हेरिडिटरी, मतलब वंशानुगत राजतंत्र है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जब राजा का चुनाव होगा, आगे हम बात करेंगे असेंबली में, समिति में, जो असेंबलीज है, सभा और समिति, वहां पे चुनाव होगा। ये देखिए राजा का जो चुनाव, यहाँ पे जो राजा है, ऐसा नहीं है, इस बात को समझिएगा कि ये जो राजा है, जो विशांपति जिसको कहा जा रहा है या जनस्य गोपा कहा जा रहा है, ये इस राजा का चुनाव होता है। हाँ, कहां पे, सभा और समिति में, ठीक है ना। तो ये जो राजा है, यहां पे मैं मिटा देता हूं, उसके बाद क्यों है मैं इसको भी बता ही देता हूं। देखिए देखिए ये जो राजन है या ट्राइबल चीफ है, ट्राइबल चीफ, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट होगा, इलेक्शन होगा इसका, ठीक है। सभा समिति में इलेक्शन होगा इसका, लोग मिलके चुनेंगे, ठीक है। बट ये क्यों कहा गया कि वंशानुगत राजतंत्र है, मिलके तो चुनेंगे, लेकिन ये तो कहा जा रहा है राजा, ठीक है, चुना भी गया इसको। बट इसके साथ क्या है चुनाव में कि ये जो चुनाव होगा, हाँ, उसमें क्या होगा कि कई बार जब राजा का चुनाव है तो लोग अपोज, कई बार एक दो बार अपोज भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर क्या होता था कि राजा होता था, राजा बैठता था, ठीक है, और जहां चुनाव हो रहा है उस इलेक्शन में, हाँ, राजा के बेटे को ही चुन लिया जाता था, एक परंपरा बनी हुई थी। तो इसलिए इसको कहा गया कि चुनाव तो है, लेकिन यहां पर कहा गया कि हेरिडिटरी मोनार्की है, वंशानुगत राजतंत्र है। डायनेस्टिक वर्ड में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डायनेस्टिक जो होता है ना, वंश एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़े उसको एस्पेक्ट में लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, एस्पेक्ट कह रहा हूं, तो बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। जो डायनेस्टी का, जैसे कि बाबर की डायनेस्टी हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई वो, लेकिन ये तो अभी शुरुआत ही है,
हाँ, एक तो ट्राइबल चीफ है, तो इसलिए मैंने हेरिडिटरी बेस्ड कह दिया। ठीक है, इसका चुनाव होगा। और इसमें भी देखिए बड़ी बात यह है कि यहां पर जो राजा है ही डिडंट एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर राजा के पास नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड पावर राजा के पास नहीं है जो जनस से गोपा है। ठीक है ना, ट्राइबल चीफ है जो, हाँ, इसके पास अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पावर ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। ये समाज में, वहां पे जो समाज है उसके ट्रेडिशन से, जो ट्राइबल चीफ है उसके रीति रिवाजों से, उसके कई बंधनों से, हाँ, वो बंधा हुआ है। और ये जो बंधन है उस पर डालेगा कौन? ये सभा समिति जैसी जो संस्थाएं हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसको, वो इस पे बंधन डालेंगी, इस पे कुछ इसके पावर को लिमिट करेगी। ठीक है, तो ये इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन वंशानुगत चूंकि राजा है तो मोनार्की भी कहा जा रहा है। रियल मोनार्की तो ये भी नहीं हुआ, चूंकि राजा का चुनाव नहीं होता, लेकिन ये बना हुआ है कि एक राजा है, और जब चुनाव हो रहा है सभा और समिति में, तो क्या हो रहा है कि उसके बेटे को ही चुन लिया जा रहा है। तो इसे कहा गया वंशानुगत राजतंत्र। वैसे एक और व्यवस्था थी, ऐसा नहीं था कि गणतंत्रात्मक नहीं था। अब देखिए, गणतंत्र का मतलब हम रिपब्लिक कहते हैं। रिपब्लिक कि ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बने, ऐसा नहीं होगा गणतांत्रिक व्यवस्था में। यहां तो हो रहा है, इसलिए इसको मोनार्की भी कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां एक व्यवस्था और थी उस समय, तो उसको हम रिपब्लिक नहीं कह सकते। रिपब्लिक तो कहा जाएगा, लिटरल वर्ड गणतंत्र ही होगा, रिपब्लिक, लेकिन इसको समझिएगा, रिपब्लिक गणतंत्र, लेकिन एग्जैक्ट रिपब्लिक हम नहीं कह सकते। ठीक है, गणतंत्र एग्जैक्ट रिपब्लिक, क्योंकि आज का जो आप देखेंगे तो आज रिपब्लिक किसे कहते हैं? रिपब्लिक, जैसे भारत एक रिपब्लिक है, इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है? आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, जो भी पॉलिटी में थोड़ा बहुत जिसको जानकारी होगी, और वैसे भी न्यूज सुनता होगा उसको जानकारी होगी। हाँ, अ रिपब्लिक हैज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। हम रिपब्लिक इसलिए हैं कि हमारे पास जो हेड ऑफ द प्रेसिडेंट ही नहीं, उसको हेड ऑफ द स्टेट को। ठीक है, तो आज की व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है हमारे चुने जाते हैं। ठीक है, तो रिपब्लिक हो गया। तो उस समय हेड ऑफ द स्टेट तो नहीं होगा, हेड ऑफ द ट्राइबल ग्रुप कह सकते हो, तो इसलिए उसको उस समय के हिसाब से रिपब्लिक या गणतंत्र कहा जा सकता है, लेकिन रिपब्लिक एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने ये टर्म दिया रिपब्लिक, गणतंत्र। और देखिए ऋग्वेद में गण को कहा गया है, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं ताकि आप इंग्लिश में, ज्येष्ठक कहा गया है। ठीक है ना, गण मतलब लोग। बहुत सारे जगह पे गणतंत्र की व्यवस्था थी, और ऋग्वेद में 46 टाइम्स इन ऋग्वेद। गण को, ये जो गण है ना, गण, सिर्फ गण की बात मैं कर रहा हूं, गण जो शब्द है, ये गण 46 बार आया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो एक तरह से देखें तो दोनों तरह की व्यवस्था थी, मोनार्की भी थी उस समय और गणतंत्र भी था, लेकिन ये बहुत 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 कम, मेन यही था। यानी कि राजतंत्र वाली व्यवस्था थी, तो राजतंत्र ये कैसा राजतंत्र था? वंशानुगत राजतंत्र था। मोनार्की दैट इज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिएगा ट्राइबल चीफ का इलेक्शन होगा, लेकिन जब इलेक्शन होगा तो उसके बेटे को ही चुन लिया जाएगा। तो ये एक तरह का मोनार्की है, हालांकि इलेक्शन होता था, लेकिन ये एक तरह का मोनार्की का स्वरूप था। तो मोनार्की उस समय ज्यादा था, ज्यादा जगहों पे, ज्यादा जनों में, ज्यादा ट्राइबल ग्रुप में मोनार्की का ही प्रचलन था। ये बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन अगर कहीं आ जाए ऑप्शन में, खासकर यूपीएससी वालों के लिए, कि उस समय रिपब्लिक या गणतांत्रिक व्यवस्था थी
कहीं आप गलत काट दे, तो ऐसा नहीं था, गणतांत्रिक व्यवस्था थी उस समय। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि ये जो ट्राइबल चीफ है, या जनक से गोपा है, या राजन है, या विषामपति है, या गोपति है, ठीक है ना, ये अगर आर्य है तो इसकी लड़ाई आर्यों से भी होगी, इसकी लड़ाई अनार्यों से भी होगी। ठीक है ना, कैसे होगी? इसका जिक्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। हाँ, जब सुदास, जो कि भरत कबीले का चीफ है, उसको त्रित्सु वंश भी कहते थे, या भरत कबीला, तो वो चीफ है जिसकी लड़ाई होती है रावी नदी, जिसका पुराना नाम परोशनी था रावी नदी का, उसके किनारे ये लड़ाई होती है। तो उसकी हम चर्चा एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा और है, उसको देखेंगे और वीडियो ये खत्म हो जाएगा आज का। तो उसे हम देखते हैं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि लड़ाई आर्यंस और अनार्यंस दोनों में होती है, आर्यंस और नॉन आर्यंस दोनों में होती थी। देखिए अभी हम प्रूफ करेंगे, हालांकि पहले मैं बता चुका हूं, फिर भी जब राजा की बात चल रही है तो कंप्लीट बात हम करेंगे यहां पर। ठीक है ना, देखिए अब देखते हैं कि कैसे प्रूफ होगा कि अभी जो मैं बात कर रहा था कि आर्यंस में भी वॉर होता था, ठीक है, और आर्यंस नॉन आर्यंस में भी वॉर होता था। आर्यंस भी आपस में लड़ते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि आर्यंस में लड़ाई नहीं होती थी। तो इस बात की चर्चा देखिए ऋग्वेद में है, 7वें मंडल। पहले भी मैं बता चुका हूं कि ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा है। हाँ, 10 मंडलों में बटा है। 2 से 7 मंडल जो है वो ओल्डेस्ट है, प्राचीनतम है, या अर्लीस्ट कह ले। हाँ, पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, और उसमें भी सबसे ज्यादा लेटेस्ट जो है वो है 10वां मंडल। हाँ, नवीनतम मंडल जो है वो 10वां मंडल है। तो 2 से 7 मंडल जो है वो प्राचीनतम है, और इनके बारे में ये भी कहा गया है, मैं बार बार बताते रहता हूं कि 2 से 7 मंडल को ऋषि मंडल कहा गया, गोत्र मंडल कहा गया, वंश मंडल कहा गया। ये 2 से 7 मंडल जो है वो किसी न किसी ऋषि से जुड़े हुए हैं, यानी किसी न किसी ऋषि से जुड़े होने का मतलब उन जो मंडल है उनको लिखा, उनकी रचना की है उन ऋषियों ने, कुछ खास ऋषियों ने। जैसे दूसरे मंडल को अगर देखें तो गृहसमत भार्गव मैंने लिखवाया भी था। तीसरे मंडल को देखें तो विश्वामित्र से एसोसिएटेड है, विश्वामित्र ने उसकी रचना की है, जिसमें गायत्री मंत्र भी है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र आ जाए कहीं भी कि गायत्री मंत्र किसका लिखा हुआ है, तो तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने इसको लिखा है। ठीक है, उसके अलावा ये है अत्रि है चौथे मंडल में, 5वें में है वामदेव, 6ठे में भारद्वाज, और 7वें में वशिष्ठ। तो इस 7वें मंडल की रचना जो है वो वशिष्ठ ने किया है। ठीक है, वशिष्ठ ने किया है। और 7वें मंडल में ही चर्चा है, 7वें मंडल में ये चर्चा है वॉर ऑफ 10 किंग्स, दासराज युद्ध या दसराज युद्ध। दसराज, कहीं कहीं दासराज भी मिल जाएगा। युद्ध की चर्चा है। ठीक है, और 7वें मंडल में, ठीक है, यहां से मैं ऐसे लिख देता हूं। अब ये जो वॉर है इसका लोकेशन क्या था? ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन है रावी नदी, रावी, रिवर रावी, ऐसे लिख देता हूं, रिवर रावी, रिवर रावी, जिसका प्राचीनतम नाम था परोशनी या परोशनी, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। ठीक है, इसका लोकेशन था। और इस वार के पार्टिसिपेंट्स जो हैं, देखिएगा, पार्टिसिपेंट्स
सिपेंट्स कौन कौन थे? एक तरफ तो हैं सुदास, जो या तो कहा गया है ये तो त्रित्सु कबीले या वंश के थे, या इसी को भरत वंश भी कहा जाता है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो यही कबीला है। तो सुदास जो कि भरत वंश या त्रित्सु वंश के हैं, वर्सेज लड़ाई होती है किससे? 10 राजा है। ठीक है, ठीक है, 10 राजा हैं, जिसमें 5 जो हैं आर्यंस हैं और 5 जो हैं नॉन आर्यंस हैं। तो जो आर्यंस हैं आप देख लीजिए, मैं लिख भी देता हूं। जो आर्यन है अनु, अनु के बाद द्रहु या द्रुहु, द्रहु, तुर्वस, तुर्वस, ठीक है, यदु, यदु और पुरु, ये आर्यंस हैं। और अगर हम नॉन आर्यंस की बात करें तो इसमें है अलिन, शिव या शिवा, आप जो भी बोले, विषाणी, विषाणी, पक्त, पक्त और भलानस, भलानस। 5 आर्य 5 अनार्य हैं। इनकी टीम बनी हुई है 10 राजाओं की, इसलिए 10 राजयुद्ध या दास राजयुद्ध कहा गया, या कहा गया वार ऑफ 10 किंग्स। सुदास वर्सेस इसमें हुई। और इसका रीजन क्या था? इस वार का रीजन भी देख लीजिए। रीजन देखिए, एक तो रीजन था कि ये जो सुदास हैं, इन्होंने विश्वामित्र को, पहले इनके जो पुरोहित थे, पृष्ठ थे, वो विश्वामित्र थे। ठीक है, और उन्होंने विश्वामित्र को हटा दिया इन्होंने और पृष्ठ बना लिया वशिष्ठ को। तो पहली बात तो ये थी कि विश्वामित्र मित्र वाज रिप्लेस्ड, या विश्व, ऐसे लिख देता हूं, अपॉइंटेड अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ वशिष्ठ in place of विश्वामित्र, विश्वामित्र। और दूसरी बात, to change the direction of the water of river रावी। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था, इसको फिर से समझ लीजिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वशिष्ठ, जो कि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है, इसी में दशराज युद्ध की या दास राज युद्ध की चर्चा है, वॉर ऑफ 10 किंग्स की चर्चा है। लोकेशन इसका रिवर रावी है, जिसका पुराना नाम या प्राचीन नाम परोशनी है। ये ध्यान रखना है आपको, परोशनी पुराना नाम, रावी का। झेलम का आप ध्यान रखिएगा, इंडस का तो इंडस था, झेलम का नाम था वितास्ता। ठीक है, इसको आपको याद रखना चाहिए, जो इंडस रिवर सिस्टम है।
जो चेनाब रिवर है, इंडस रिवर सिस्टम है, उसका नाम था स्पिनी, ठीक है ना। व्यास का विपाशा, इस तरह से आपको याद रखना है। सतलज शत्रुदी, ठीक है ना। तो वो सब चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार फैक्ट्स आ जाते हैं एग्जाम में, तो या स्टेटमेंट बना के दे देगा या सुमेलित करने के लिए दे देगा, मैच करने के लिए, वो मैं बार बार आपको बताते रहता हूं। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे इसमें? तो सुदास जो एक तरफ है, जो त्रित्सु या भरत कबीले के हैं, इन्हीं के नाम पर पड़ा। जो हमारे देश का नाम भारत, तो इन्हीं के नाम पे पड़ा है। और दूसरी तरफ 10 राजाओं की टीम है, 5 आर्यंस हैं और 5 नॉन आर्यंस हैं। आर्यंस में अनु, द्रुहु, तुर्वस, यदु, पुरु, और इधर अलिम जो नॉन आर्यंस है, शिव, विषाण, पक्त और भलानस। तो ये है। और ये टीम बनती कैसे है, मैंने रीजन बताया कि रीजन जो सुदास हैं, इन्होंने विश्वामित्र की जगह पे वशिष्ठ को अपॉइंट कर दिया, ठीक है ना, वशिष्ठ को अपॉइंट कर दिया, तो इससे विश्वामित्र जो है वो नाराज हो गए। और दूसरा कारण रावी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी था। तो इन 2 कारणों से जो है ये युद्ध हुआ। विश्वामित्र ने क्या किया कि 10 राजाओं का एक टीम बना दी, इकट्ठा कर लिया, और फिर ये लड़ाई होती है जिसमें कि जीत किसको मिलेगी, विक्ट्री होगी किससे, यही होगा, इनको मिलेगी, ये विक्टोरियस होंगे, ठीक है। इनको विक्ट्री मिले, विक्ट्री लिख दीजिए, विक्ट्री। तो ये विक्ट्री इनको मिलेगी, किसको, सुदास को। तो ये प्रूफ होता है कि जो राजा है, देखिए यहां पे कौन है, सुदास जो है एक तरह का राजन है, जनस्य गोपा है, गोपा के जो भी, तो इसको जो भी नाम आप कह लें। अब देखिए इससे प्रूफ होता है दशराज युद्ध से कि सुदास तो यहाँ पे आर्यंस के खिलाफ भी लड़ रहा है, यानी आर्यों की, सुदास खुद ही आर्य है, ठीक है। तो यानी कि आर्य की लड़ाई हो रही है किसके साथ, आर्य की लड़ाई आर्य के साथ भी हो रही है, आर्य की लड़ाई नॉन आर्यंस के साथ भी हो रही है। यानी कि इससे प्रूफ होता है कि आर्यन की भी लड़ाई होती थी, जो 2 कबीले, जो आर्य कबीले हैं उनमें भी लड़ाई होगी, और जो अनार्य हैं उनमें भी लड़ाई होगी। तो ये 10 राज युद्ध से, जो ऋग्वेद में है 7वें मंडल में, इससे ये बात साबित होती है। और आपको ध्यान रखना है, ये 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ ने की थी। बाकी सबका मैंने बता दिया, बोल के बताया है, पहले मैं लिखवा चुका हूं, इसलिए मैं सारा, क्योंकि हमें टॉपिक पे फोकस्ड रहना है, तो सारी बातें तो यहाँ नहीं हो सकती, मैंने पहले लिखवा भी दिया है, हालांकि मैंने बोल दिया है, तो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो ये बात थी। तो ये 10 राज युद्ध जो है हमने इसको समझ लिया, ठीक है, क्या था और इससे कैसे प्रूफ होता है कि आर्यन से आर्यंस में भी लड़ाई होती थी, और आर्यंस और नॉन आर्यंस में भी लड़ाइयां होती थी। इसके अलावा एक चीज और समझना है, जो कि यहीं पे हम समझ लेते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, देखिए कोई, मैंने बताया था कि जो ट्राइबल चीफ है वो तो लैंड का मालिक है नहीं। देखिए जो ट्राइबल चीफ है, या राजन है या जनस्य गोपा है, ट्राइबल चीफ जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, हाँ, जिसे हम जनस्य गोपा कह रहे हैं, जिसे हम राजन कह रहे हैं, जिसे हम विषामपति कह रहे हैं, या जिसे हम गोपति कह रहे हैं, ठीक है, इसे कह रहे हैं। तो इस ट्राइबल चीफ को टैक्स तो नहीं, टैक्स की व्यवस्था है इस समय, तो टैक्स कैसे मिलता था, टैक्स नहीं मिलता था, तो टैक्स की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अगर हम कहें, यानी रेगुलर टैक्स की व्यवस्था नहीं थी, तो एक वॉलंटरी गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में आप टैक्स को कह सकते थे कि उस समय एक वॉलंटरी गिफ्ट, स्वेच्छा से कुछ दे दिया गया। तो कैसे दिया गया, इसको क्या कहते थे, इसको कहा गया बलि, ठीक है, बलि। अब देखिए क्यों नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई लैंड के लिए तो यहां लड़ाई हो नहीं रही है। जब लैंड पे अधिकार ही नहीं है राजा का,
तो टैक्सेशन भी कहां, अगर मेरा कहीं अधिकार होगा तभी तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। हाँ, तो लैंड से कोई मतलब ही नहीं है। ये उत्तर वैदिक काल में राजा गोपति से भूपति हो जाएगा। यहां तो गायों को प्रोटेक्शन देना है, यहां अपने लोगों को प्रोटेक्शन देना है, वो एक ट्राइबल चीफ के रूप में है। हाँ, ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग अनलिमिटेड पावर, ठीक है ना, कुछ अंकुश है उस पर। रेगुलर टैक्सेशन नहीं है, तो रेगुलर टैक्सेशन तो नहीं है, तो बलि के रूप में लोग इसे कुछ दे रहे हैं। लेकिन ये बलि आता कहां से है? देखिए, जो लड़ाई होगी, एक कबीला जब दूसरे कबीले पे अटैक करेगा, ठीक है ना, तो जब अटैक करेगा तो वहां से जो लूट का माल होगा, ठीक है ना, तो लूट का जो माल होगा, जो ये लोग देखिए, लूट का जो भी गुड्स होंगे, लूटेड गुड्स, मैं लिख देता हूं, लूटेड गुड्स, लूट का जो माल होगा, जब लड़ाई होगी, जो भी चीजें हैं, पशु के रूप में हो, जो भी हो, इसको कहा जाता था लोमन, ठीक है। और इस लोमन का डिवीजन होगा कहां पे? ये डिवीजन होगा समिति में। आगे हम पढ़ेंगे, समिति, सभा, संस्थाएं थी, तो समिति में होगा, ठीक है, कुछ संस्थाएं थी। और जब समिति में, देखिए, मिलता सबको था। मैं क्यों बता रहा हूं? देखिए, जो उपहार मिलेगा, जो लोमन का बंटवारा होगा, वो सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस के अनुसार होगा। जैसे मैंने राजा को भी मिलेगा, ट्राइबल चीफ को भी मिलेगा उसमें, उसके अलावा ट्राइबल चीफ को यानी राजन को, इसको जो असिस्ट करने वाले जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे पुरोहित है, उसको भी मिलेगा। लेकिन उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसका। सेनानी को मिलेगा, हाँ, पूरब को मिलेगा, उग्र को मिलेगा, सबके अपने अपने पार्ट मिलेंगे, अपने अपने इंपॉर्टेंस के अनुसार, ठीक है ना। आम लोगों को भी उसमें से मिलेगा, जो भी उस ट्राइबल ग्रुप में है, सबको अपने अपने कार्य के हिसाब से, अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से लूट के माल में से कुछ हिस्सा मिलेगा। यानी लोमन में से का डिवीजन जो होगा समिति में होगा, और एवरीवन विल गेट हिज शेयर, ठीक है, एवरीवन विल गेट वंस शेयर। तो सबको अपना अपना शेयर मिल जाएगा, और उसी शेयर में से लोग स्वेच्छा से, अगर मन करेगा, जबरदस्ती नहीं है, मन किया तो दे दिया, नहीं मन किया तो नहीं दिया। तो ये जो देखिए कहां से आता था ये बलि, तो इसके लिए मैंने बताया कि जब एक कबीला या एक जन या एक ट्राइबल ग्रुप दूसरे कबीले पे अटैक करेगा, या दूसरा पहले वाले पे करेगा, कैसे भी किसी भी तरह से करके जब वॉर होता है, उस वॉर में जो भी लूट का माल है, जिसे लूट के माल को हम कहते हैं लोमन, हाँ, लूटेड गुड्स, गुड्स कह लें, जो भी मैंने लूट का माल, मैं इसको एक लिटरल वर्ड में हिंदी में भी लिख देता हूं, ताकि कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है अंग्रेजी और हिंदी वालों के लिए। लूट का माल, ठीक है। तो ये जो है लूट का माल जो है, या लूटेड गुड्स जो है, जिसे लोमन कहा गया, इसका डिवीजन कहां पे होगा? समिति में होगा। और इस समिति में सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन ये जो हिस्सा मिलेगा अपने अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से, अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। पुरोहित को मिलेगा, सेनानी को मिलेगा, विष्पति को मिलेगा, ग्रामणी को मिलेगा, ठीक है ना, पुरब को मिलेगा, ठीक है ना, जो हमने बताया जो दुर्गपाल है पुरब, उसको भी मिलेगा, जो स्पर्श है, जो गुप्तचर है, उसको भी मिलेगा, और जो उस कबीले के लोग हैं उनको भी अपने अपने काम के हिसाब से वो लूट के माल में से हिस्सा मिलेगा। और उसी में से, इस लूट के माल में से, लोमन में से लोग बलि देंगे। यानी कि ये उपहार स्वरूप समझा गया है। यही जो जब आप लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो ये टैक्स बदल जाएगा भाग और शुल्क के रूप में। वहां पर अब एक, चूंकि अब गोपति जो है वहां जाकर भूपति बन जाएगा। अब एक टेरिटरी की बात होगी, हाँ, जमीन के लिए, लैंड के लिए, टेरिटरी के लिए लड़ाई होगी, तब वो भूपति बन जाएगा। वहां पर फिर जब उसके पास लैंड आएगा तो नेचुरली क्या होगा? टैक्सेशन वाला सिस्टम रेगुलर हो जाएगा। तो ये एक हमने जनस्य गोपा के बारे में
बहुत ही डिटेल बात कर ली। ट्राइबल चीफ जनस्य कोपा, विशामपति, राजन, गोपति, जो भी कह लीजिए, उसके बारे में हमने डिटेल बातें कर ली पूरी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पॉलिटिकल यूनिट्स की बात कर ली, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमने समझा यहाँ पर। और जो पॉलिटी पोर्शन में जो हमारा लास्ट पार्ट है वो इंस्टीट्यूशन, सभा, समिति, गण परिषद, विदत, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।